Hello friends, after a long time we are taking our online classes. No issue, no problem. We are going to start income tax unit 2 income under the head salary. इनकम टैक्स में सैलरी के अंदर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है. हमारा सिलेबस इज लिमिटेड अप टू सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू. हम वही देखेंगे. आफ्टर एग्जामिनेशन वी विल कंटिन्यू ऑन विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो सैलरी पढ़ने के पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 इनकम ऑफ अ पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर 5 हेड. पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं. कोई भी इनकम 5 हेड में कैलकुलेट होती है. नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, income from house property, profit and gain of business or profession that is called PGBP, capital gain and other sources. वे पांचों पांच इनकम को हम टोटल करेंगे तो वी विल गेट ग्रोस टोटल इनकम. देखो लिखा हुआ है टू एग्रीगेट इनकम under this head, it is termed as gross total income. In other words, gross total income means total income calculated या computed in accordance with the provision of act before making any deduction. यानी कोई भी डिडक्शन करने के पहले सब इनकमों का हमने जो टोटल किया है उसको बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम. ये इंट्रोडक्शन था. बेसिकली ये हर चैप्टर के लिए कॉमन है. सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, अगर पर्सन जो बिजनेस में है वो हिसाब से जो काम करता है, जो ऑक्यूपेशन में है और जो सोर्सेज से उसको इनकम मिलती है उसका टैक्सेशन अलग अलग हेड में होता है. अगर फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज सैलराइड ही विल टैक्स एज पर सैलरीज. अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसका कैलकुलेशन पीजीपीपी के हिसाब से होगा. अगर कोई बिजनेस के इंसान के 2-3 मकान है तो उसका कैलकुलेशन उसका जो इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर वो हाउस प्रॉपर्टी में होगा. इन नंबर 5 तो नाम ही अदर सोर्सेज यानी जो ऊपर के 4 हेडिस में नहीं आते वो अदर सोर्सेज में आएंगे. हमारा अभी का टॉपिक फक्त सैलरी के रिलेटेड है. व्हाट इज सैलरी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सैलरी, हाउ सैलरी इज कंप्यूटेड, व्हाट आर द एग्जेम्पशन अवेलेबल टू यू इन द हेड सैलरी. कौन से एग्जेम्पशन है जो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ किए हैं जिसके ज़रिए आप थोड़ा बेनिफिट टैक्स बेनिफिट ले सकते हो. उसका कैलकुलेशन क्या है, उसके टर्म्स क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, वो हमको पढ़ना है. तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं सैलरी का मीनिंग क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी. नंबर 1 देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. याद रखना सैलरी का पहला पॉइंट आता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना ज़रूरी है. द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई शुड बी दैट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. कॉमन है पेमेंट करने वाला एम्प्लॉयर होगा और जो पेमेंट रिसीव करने वाला होगा वो एम्प्लॉय होगा. इन अदर वर्ड द अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल shall be treated as salary only if there is relationship between payer and payee is of employer and employee. जैसे एग्जाम्पल मैंने किसी को खुशी से 500 रुपये दे दिए. जैसे एग्जाम्पल मैंने अपनी खुशी से मुस्बा को 100 रुपीज़ दिए. तो हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो इसको सैलरी में इंक्लूड नहीं कर सकते. क्लियर. अ मास्टर A master is one who not only direct what and when a thing is to be done, but how is to be done, and the servant is the one who is to carry out the instruction given to him by such master. सीधी बात है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो काम देता है एम्प्लॉय को, सर्वेंट को, वर्कर को, काम करने वाले को एम्प्लॉय के अनुसार काम करना पड़ेगा उसकी गाइडेंस के अंदर या तो उसके जो एग्रीमेंट है उसके अंदर. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो जो अमाउंट मिलता है उसको सैलरी ट्रीट किया जाएगा नहीं. क्लियर. यहाँ पे स्पेसिफाई लिखा हुआ है, देख लो, आप देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. नंबर 1 अब एम्प्लॉय कौन होगा. तो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो,
चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, एम्प्लॉय होना चाहिए। अब एम्प्लॉय का मतलब ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि फुल टाइम, अगर फुल टाइम एम्प्लॉय तो भी वो एम्प्लॉय है, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो भी वो बंदा एम्प्लॉय ही कहा जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि सपोज मैं दो जगह जॉब करता हूँ, ए लिमिटेड में भी और बी लिमिटेड में भी, तो दोनों दो जगह से काम करता हूँ, तो दोनों दो जगह से मुझे जो मिलती है वो सैलरी होती है। तो बोथ सैलरी आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक जगह की सैलरी पे टैक्स होगा, जहां जहां पे मैं जॉब करता हूँ, जहां जहां, तो वही बताया सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। देखते, if an individual receives salary from more than one employer during the same previous year, salary of each source is taxable। मैंने बताया कि मैं दो जगह काम करता हूँ, या तो सपोज मैंने 6 महीने ए लिमिटेड में काम करा, बाकी के 6 महीने बी लिमिटेड में काम करा, तो इनकम टैक्स के मुताबिक पूरा साल मेरे को सैलरी मिली है, तो पूरे साल की जो सैलरी है वो मेरी इनकम टैक्स के अंदर सैलरी के हेड में टैक्सेबल या काउंट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा है। इफ अ क्लर्क वर्क विथ टू एम्प्लॉयर ऑन पार्ट टाइम बेसिस, जैसे सुबह मॉर्निंग में मैं ए लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, दोपहर में मैं बी लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, रात को मैं सी लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, तो मैं तीनों तीन जगह से जॉब कर रहा हूँ, तीनों तीन जगह की सैलरी मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्लियर। नंबर 3, सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अब सिंपल है, हम ऑलरेडी यही पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम हुई है, तो इसी तरह प्रीवियस ईयर में मुझे जितनी भी सैलरी मिली है, चाहे मुझे पुरानी जॉब से मिला हो या प्रेजेंट जॉब से मिला हो, तो वो सब सैलरी सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर is chargeable to tax under the head salary whether it is received from former employee या प्रेजेंट एम्प्लॉय। कोई जूने मालिक ने दी हो या करंट मालिक ने दी हो, प्रीवियस ईयर में जितनी भी मेरी इनकम अर्न की है वो पूरी इनकम मेरे को सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी, अगर मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 रिवाइज करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मोर देन वन सोर्स भी टैक्सेबल है, दोनों दो सोर्स जितनी जगह काम करता है वहाँ की सैलरी उसकी चार्जेबल अंडर द हेड होगी। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर मैं कोप सैलरी मेरे कोई पुराने एम्प्लॉय देता है या तो करंट एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयर देता है, तो दोनों दो सैलरी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी, अगर वो सैलरी मुझे प्रीवियस ईयर में मिली है तो। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी इनकम मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिशियस। रियल का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करी कि भाई मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 20,000 कर दूँ, मेरे एम्प्लॉयर बता रहे हैं अभी मेरी सैलरी 18,000 है, मेरे एम्प्लॉयर बता रहे हैं, मेरे सर बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी में 2,000 इंक्रीमेंट होगा। होगा, इंक्रीमेंट किया नहीं है, तो जो होने वाली चीज है वो तब की बात है, वहां तक मुझे एक्चुअली कितनी मिल रही है 18,000, तो सच अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, फोरगोन ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग का मतलब छोड़ देना। कितनी बार होता है ना कि जैसे अभी कोरोना काल में बहुत से बड़े बड़े एम्प्लॉय थे, उन्होंने क्या करा कि भाई हम हमारी सैलरी का 20%, 30%, 15% गरीबों के लिए गवर्नमेंट को हम फॉरगोन कर देते, भूल जाते या छोड़ देते हैं, तो वो सैलरी सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सेक्शन 15, tax salary on due basis even if it is not received. If therefore an employee forgone his salary, then also salary, sorry my mistake, then also salary is taxable, then also salary is taxable।
क्लियर? जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, क्योंकि कॉमन है वो फोरगोन वाली चीज़ है, मेरी प्रॉब्लम हो गई, आई अपोलोजाइज। जो फोरगोन वाली चीज़ है उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर वो आपके एग्जेम्पशन या डिडक्शन के अंदर आता है तो, बट आपकी जो ग्रॉस सैलरी वही सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। पॉइंट नंबर 6, सरेंडर ऑफ सैलरी। अब देखो, भूल जाना और सरेंडर करने में फर्क होता है, ध्यान देना। If an employee surrender his salary to central government अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलेंटरी सरेंडर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है मगर पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 वॉलेंटरी सरेंडर, द सैलरी सरेंडर विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग इज टैक्सेबल इनकम। ऐसा नहीं बोला सैलरी, जब तुम टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे जो, तो उसके अंदर ही जो आपने सरेंडर कर दिए, छोड़ दिए, वेव कर दिए, वो सैलरी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7, वॉलेंटरी पेमेंट। अब वॉलेंटरी पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कितनी बार, बराबर है, अपना एम्प्लॉयर या मालिक या सर कुछ पेमेंट करता है वॉलेंटरी, जो आपकी सैलरी में नहीं आता। तो देखो क्या है, वॉलेंटरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू इज एम्प्लॉई इज टैक्सेबल। सिंपल है, सीधा ही बताया कि वॉलेंटरी पेमेंट होगा तो भी टैक्सेबल होगा। बट हावेवर पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉई इज ऑफ नेचर ऑफ पर्सनल गिफ्ट। अगर एम्प्लॉई कोई पर्सनली गिफ्ट करता है, पेमेंट नहीं करता, कोई गिफ्ट के तौर पे देता है, तो सच गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्लियर? पॉइंट नंबर 8, काम कहानी, एडवांस सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस इन द असेसमेंट ईयर relevant to previous year in which it is received irrespective of incidence of tax in hand of employee। जो ऑलरेडी यूनिट 1 में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स में कि किस प्रकार से सैलरी का टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है एरर सैलरी। अब ये भी याद रखना क्योंकि ऑलरेडी रिसिप्ट बेसिस भी है ना ड्यू बेसिस भी है। तो अगर आपका कैलकुलेशन रिसिप्ट बेसिस से है, रिसिप्ट बेसिस से है, तो इफ द सेम हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू टेस्ट अर्लियर ऑन ड्यू बेसिस, बराबर। तो ईयर सैलरी का मतलब क्या होता है कि लास्ट मंथ की सैलरी, लास्ट ईयर की सैलरी इस साल दी, तो आप रिसिप्ट बेसिस पे जाते हो, रिसिप्ट बेसिस पे जाते हो तो इसका मतलब लास्ट ईयर आपने सैलरी इंक्लूड नहीं की होगी, तो इस साल आपको इंक्लूड करनी है। फीस एंड कमीशन है तो सिंपल टॉपिक है, फीस क्या होती है। तो एम्प्लॉयर सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉय को कमीशन इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि आप ज़्यादा सेल्स करोगे ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा बोनिफिट दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कमीशन, इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव। तो जो भी मिलता है एडी सैलरी के अलावा वो पूरा के पूरा पोर्शन सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। तो इसी तरह बोनस, बोनस भी तुम्हारा टैक्सेबल है रिसिप्ट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे नहीं, क्योंकि बोनस डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। क्लियर? अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि तो अपने देखा कि सैलरी क्या है, तो बेसिक पॉइंट बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। थोड़ा वापस से एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं बेसिक ऑफ चार्ज के पहले, कि क्या बताया कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना फर्जियात है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टाब्लिश नहीं होता तो सैलरी के तौर पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा नहीं, उसको सैलरी एज्यूम किया जाएगा नहीं, उसको सैलरी कंसीडर्ड किया जाएगा नहीं। पॉइंट नंबर 1 सिंपल बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई होना ज़रूरी है, पेयर और पेई के बीच में। फिर और मैंने बताया था कि अगर कोई बंदे को एक से ज़्यादा सोर्स पे जॉब कर रहा है, सपोज मेरी ही बात ले लो, मैंने बताया था मैं 2 जगह काम कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ काम करेगा वहाँ वहाँ से पैसा मिलेगा, वो सैलरी तुम्हारी अंडर द हेड टैक्सेबल होगी। उसके बाद देखा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहीं से मिले। मेरे पुराने मालिक ने मुझे कुछ सैलरी के तौर पे इस साल दिया तो इस साल मिला, तो कॉमन इनकम टैक्स वही बोलता है कि इनकम जनरेटेड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ मुझे सैलरी के तौर पे पैसा मिला वो पूरी सैलरी
कैलकुलेट होगी। फिर बताया सैलरी रियल होनी चाहिए, खाली इच्छा बताने को सैलरी नहीं बोलते। क्लियर। फॉर गोइंग ऑफ सैलरी तो मैंने बता दिया कि अगर आप कोई अपनी सैलरी हिस्सा दे देते हो तो वो सैलरी में टैक्सेबल फुल्ली होगी, फॉर गोइंग को माइनस किया जाएगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपनी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, नहीं आएगी। वॉलेंटरी पेमेंट, अगर कोई बंदा आपका एम्प्लॉयर आपको वॉलेंटरी पगार के अलावा प्रोवाइड करता है तो सच वॉलेंटरी पेमेंट इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। मगर वही यहाँ पे दो कंडीशन आती है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको पर्सनल गिफ्ट के तौर पे कुछ दिया है तो वो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सेम एडवांस सैलरी अगर रिसीव बेसिस पे तो टैक्सेबल होगी, एरियर सैलरी रिसीव बेसिस पे तो टैक्सेबल होगी, बोनस भी रिसीव बेसिस पे तो टैक्सेबल होगा। और फीस एंड कमीशन भी तुम्हारा जो है वो एरियर बेसिस पे, फीस एंड कमीशन भी सैलरी के अलावा आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। ओके। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी लेक्चर नंबर 1 ओवर होता है। नाउ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू कि भाई ये सब्जेक्ट का आपका मटेरियल आ चुका है, ये सब्जेक्ट का मटेरियल मेरे पास क्लास में अवेलेबल हो चुका है। प्लीज़ आप लोग आइए अपना मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। और पॉइंट नंबर 2, जो भी मटेरियल कलेक्ट करना है वो मंडे के बाद है, आफ्टर मंडे, नॉट ऑन सैटरडे एंड संडे। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी पर्सनली ऑन माई नंबर, but after 6 o'clock because the whole day online lectures and online videos is going on, so I am not able to communicate with you in complete sense, in detailed sense. So if you have any problem, you can contact me after 6 o'clock regularly. I will definitely try to clear all your doubts, all your solution. And general reminder is that द जो बच्चे जिनके इंस्टॉलमेंट बाकी है, प्लीज़ आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे वो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दे, और जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया वो सेकंड और थर्ड दोनों साथ में पे कर दे। बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, as per application, you are not able to see my lectures, you are not able to get the materials online, so please you can understand and try to pay your installment fees. And again, if you have any doubt and problem, you can contact me at after 6 o'clock daily on regular basis. I will definitely try my 100% efficiency to solve your